प्रताप सिंह जी, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में रक्षा एवं स्टैटिक अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आप जो 45 हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, पीजी के स्टूडेंट्स और पीजी के स्टूडेंट्स, मैं आपके सम्मुख प्रोफेसर उमराव सिंह जी का एक संक्षिप्त परिचय रखना चाहता हूं। प्रोफेसर उमराव सिंह जी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आपका 24 वर्षों का है टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी है। आपके अंडर 3 विद्यार्थियों ने एमफिल की डिग्री प्राप्त की है, 3 पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है और आपके अंडर 4 पीएचडी के स्टूडेंट्स की थीसिस सबमिटेड है और 5 वर्तमान में इनरोल्ड हैं। आपका करीब 2 दर्जन रिसर्च पेपर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रेपुटेड जर्नल्स में प्रकाशित हैं और साथ ही साथ आप रक्षा में स्टैटिक अध्ययन विषय से जुड़े हुए विभिन्न संस्थाओं में महत्वपूर्ण अंग के रूप में जुड़े हुए हैं। आज का आपका जो टॉपिक है वह है रिसर्च एथिक्स एंड प्लेगरिज्म। विषय पर आप विद्यार्थियों को आज आपका संबोधन सुनने को मिलेगा। क्योंकि यह पूरा कार्यक्रम 1 घंटे का ही है, इसलिए मैं बहुत वक्त नहीं लेना चाहता। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी से अनुरोध कर दूंगा कि आगे का कार्यक्रम संचालित करें। धन्यवाद सर। मैं एक बार पुनः आयोजन समिति विभाग और विश्वविद्यालय की तरफ से आज की रिसोर्स पर्सन इनका व्याख्यान होना है, आदरणीय सर का स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करते हुए सीधे सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं उनके मार्गदर्शन, निर्देशन और उद्बोधन के लिए। आदरणीय सर। Thank you very much, Professor Vinod Kumar Singh ji, for inviting me for this lecture, and Dr. Praveen Kumar Singh ji, thank you very much. तो मैं बस एक ही मेरा क्या बेनती है सभी से, वो अपने माइक म्यूट कर लें और अपने माइक म्यूट कर लेंगे तो लेक्चर में मेरी आवाज आ रही है आपको बहुत क्लियर? यस सर, क्लियर आवाज आ रही है सर आपकी। थैंक यू। सो जैसे कि प्रोफेसर विनोद सिंह जी ने बताया, लाइक जनरली यू नो वी टीच इन इंग्लिश, तो बट इन्होंने अनुरोध किया है क्योंकि मैं वो दोनों भाषाओं की दिखाऊंगा, वो इंग्लिश में होगी एंड उसका मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो लैंग्वेज है वो बैरियर नहीं है नॉलेज के लिए। तो आप दुनिया भर की देखिए, जर्मन हैं वो जर्मन में रिसर्च करते हैं, जो फ्रेंच है फ्रेंच में रिसर्च करते हैं, चाइनीज में रिसर्च कर रहे हैं, रशियंस आर डूइंग रिसर्च इन रशियन लैंग्वेज, जापानीज आर डूइंग इन देयर ओन लैंग्वेज। तो हमें भी बड़ा इस पे गर्व होना चाहिए, हम अपनी भाषा में रिसर्च करें। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको एक सभी जो हमारे खुजार्थी हैं उनको एक मेरा एक विनती है, निवेदन है कि आप जो रिसर्च करें उसकी क्वालिटी को कैसे हमने ऊपर लेके जाना है। तो जो आज मेरा लेक्चर है उसका बेसिकली पर्पस ये है, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर। तो हमने लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनाना है अपनी भाषा का, अपनी रिसर्च का। हमने उसको कैसे अपनी भाषा में अच्छी रिसर्च करके ये दिखाना है कि हम बिना किसी मीडियम को चूज किए जो कि अदर देन हिंदी है उसमें भी बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। तो इसी पे मैं अपनी पीपीटी शेयर करूंगा अभी। जस्ट अ मिनट। एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट सरगुन। मेरी पीपीटी शेयर करवा।
हेलो सर, अगर लैपटॉप से न शेयर हो पा रहा तो मोबाइल से आप इफ यू लुक एट जो हमारा यूजीसी का मैंडेट है, तो यूजीसी के मैंडेट में उन्होंने ये किया है कि रिसर्च एथिक्स एंड प्लेगरिज्म को बहुत अहमियत दी है। वो क्यों दी है? बिकॉज रिसर्च, पहले तो हमें समझना पड़ेगा रिसर्च है क्या। तो जब व्हेन वी टॉक ऑफ रिसर्च, रिसर्च इज नॉट इन्वेंटिंग समथिंग न्यू, दैट इज डिस्कवरी। वो साइंस का सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। So when we talk of research, research is something that we are interpreting the concept in a theoretical manner, in an approach. तो हमारी जो अप्रोच है, हमारा एक theoretical framework है, उसमें हम किसी सच प्रॉब्लम को कैसे प्रेजेंट करते हैं, और एक ही सच प्रॉब्लम के डिफरेंट पहलू हो सकते हैं, तो उसको गंभीरता से देखना ये सच का पहला ऑब्जेक्टिव है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे से पहले भी बहुत प्रवक्ता रहे होंगे जिन्होंने ये आपको बताया होगा कि सच क्या होती है, सच के मायने क्या है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग सच की है, दैट इज न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स विद अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। दो चीजें इसमें बहुत महत्व है। न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स, जो तथ्य हैं, तथ्यों को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उनको कैसे उनका व्याख्यान करते हैं, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके लिए हमने एक अप्रोच जो ली है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिया है, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस पार्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सेकेंड पार्ट रिसर्च है, मैंने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बोला है। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है? फॉर एग्जांपल, आप सभी ने अंतरराष्ट्रीय उसकी जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज पढ़ी है, जिसमें रियलिज्म है, नियो रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है। देन उसके अभी आजकल फेमिनिस्ट अप्रोच आ गई है, ठीक है। देन उसके अलावा और अप्रोचेस जो चल रही हैं, कोपेनहेगन स्कूल है, वेल्स स्कूल है, ये स्कूल की अप्रोचेस हैं। उस जो जितनी अप्रोचेस हैं, उन अप्रोचेस से हम रिसर्च सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो हर एक का रिसर्च करने का एक अपना तरीका है। उस तरीके में वो जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं। वो प्रॉब्लम इकोनॉमिक हो सकती है, सोशल हो सकती है, वो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकती है, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट है ये। इसलिए ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिसमें आपने रिसर्च करनी है, दैट शुड बी वेरी क्लियर। सेकेंड थिंग उसमें क्या है, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, इसके बारे में आपको किसी ना किसी लेक्चर में जरूर बताया गया होगा। हमने क्या किया हुआ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम कहते हैं, जैसे एक मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक एग्जांपल है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की स्टडी करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है जितना इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे जितना लिटरेचर आज तक प्रोड्यूस हुआ वो मैंने सारा स्टडी करना है। मैंने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की कोई एक डायमेंशन लेनी है, उस डायमेंशन का लिटरेचर मुझे अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच एवरीबॉडी शुड नो बीइंग रिसर्चर। तीसरी चीज क्या है, वो है रिसर्च क्वेश्चन आपका क्या है। आप किस रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहते हैं, व्हाट इज योर रिसर्च क्वेश्चन। आप उस रिसर्च क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करोगे, उसका कैसे आप चाहते हो, उसको कैसे आपने रिप्लाई देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग है, आपको आपकी रिसर्च की लिमिटेशंस पता। कोई रिसर्च कंप्लीट नहीं होती। अगर रिसर्च कंप्लीट होती तो जब अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिल गया था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे, उसके बाद डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे बात होनी बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद स्टिल कितने साल हो गए उसको, 20 साल हो गए। 20 साल बाद भी आज भी उस पर रिसर्च हो रही है। तो रिसर्च इसलिए हो रही है बिकॉज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो एजेंडा है, उन्होंने एक अप्रोच दी है। उन्होंने इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ये अप्रोच दे दी। उन्होंने कहा ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये अप्रोच दे दी। लेकिन उससे भी जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो एजेंडा है, उसकी वेरियस जो डायमेंशंस हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। इसका मतलब ये है अभी तक ये कंसेप्ट अधूरा है। अगर इसको मैंने डिफेंस स्टडीज की लैंग्वेज में बताना हो तो हम डेटरेंस की थ्योरीज पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने थ्योरी पढ़ी प्रिवेंटिव थ्योरी, फिर उसके बाद हमने दूसरी थ्योरी पढ़ी जो पढ़ी वो बड़ी प्रीएम्प्टिव, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मैसिव रिटेलिएशन, फिर हम उसके बाद पढ़ा फ्लेक्सिबल रिस्पांस। अभी हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। इसका मतलब जो है किसी एरिया में जो रिसर्च होती है वो रिसर्च स्टैग्नेट नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज ह्यूमन सोसाइटी है उसका एक वो कंटिन्यूसली डेवलप करती रहती है, एंड दैट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय so many factors, be it social factor, be it economic factor, be it technological factor, be it environmental factor। इतनी चीजें आ रही हैं उसमें, उसकी वजह से ये सारी चीजें जितना घटनाक्रम होता रहता है
दो चीजें और मैं बताना चाहूंगा आपको रिसर्च के बारे में बिफोर गोइंग टू द एथिक्स। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, हम उसमें हम आपको बताया गया होगा कि सच में हाइपोथेसिस हो, हाइपोथेसिस जो एक सिंगल है तो हाइपोथेसिस है, अगर मल्टीपल है तो हाइपोथेसिस प्लूरल हो गया। अगर हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस है, इसका मतलब ये नहीं हमने रिसर्च में वो हाइपोथेसिस प्रूव ही करना है। हमारा यही लगे भी हमने ये कह दिया कि अगर इंडिया ये अगर ये डिसआर्मामेंट हो जाए इससे दुनिया में शांति आ जाएगी, अगर ये सच क्वेश्चन है डिसआर्मामेंट का, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डिसआर्मामेंट का हमने ये सच क्वेश्चन प्रूव ही करना है। बहुत ज्यादा ट्रीटीज हुई हैं वर्ल्ड में जहां पर डिसआर्मामेंट की बात हुई है, लेकिन इवन देन देयर इज अ वॉर, वो कभी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये है भी वो हाइपोथेसिस गलत हुए हैं जिन्होंने ये रिसर्च की। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बेसिकली आप लोगों को ये पता होना चाहिए हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव होना डिसप्रूव होना वो अलग बात है, लेकिन साइंस जो कहती है, साइंस कहती है कि हमने जब रिसर्च करनी है तो हमारी रिसर्च का मतलब है दो चीजें, या तो जो हमने हाइपोथेसिस लिखा है उसको प्रूव करना, दिस इज वेरी गुड थिंग, इसका मतलब आपकी रिसर्च है जो बहुत सक्सेसफुल है। बट एट द सेम टाइम अगर वो आपका हाइपोथेसिस जो सक्सेसफुल नहीं होता है, देन इट मींस वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वहां पर एक चीज प्रूव होगी कि दिस इज नॉट द वे टू अचीव द सच क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू एड्रेस। फॉर एग्जांपल हम पीस चाहते हैं, पीस डिसआर्मामेंट से नहीं आएगी। तो जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप सभी को कॉमन सी एग्जांपल है, एडिसन थे जिन्होंने ये बल्ब बनाया, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, उनसे किसी ने पूछा when he failed for 999 times to invent a bulb, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जिस हमारे घर में लाइट आती है जिससे, तो वो किसी ने पूछा आपने मतलब कि 9999 तरीके लगाए लेकिन आप फिर भी फेल हो गए। कहता मैं फेल नहीं हुआ, मैं सक्सेसफुल हुआ क्योंकि मैंने 999 तरीके 999 तरीके ऐसे खोज लिए जिससे इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन नहीं हो सकती। इसका मतलब जब आपकी ये भी कंट्रीब्यूशन टू द रिसर्च है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग जो इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जो जब हम रिसर्च की बात करते हैं वो उसमें सबसे बड़ी जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं, रिसर्च इज इन कंटिन्यूएशन। आपसे पहले भी रिसर्च किसने की है, आपके बाद भी कोई करेगा, लेकिन यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिल द गैप। जैसे हम जनरेशन होती है ना, मेरे दादा भी थे तो मेरा बेटा भी होगा, तो ऐसे ये सच वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसे ही होता है, हमसे पहले भी कोई था, हमके हमारे बाद भी आएगा कोई, तो हमने अपना रोल प्ले करके हमने मतलब कि वो सच को गैप को फिल करना है, तो गैप्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। नाउ कमिंग टू दिस थिंग, जो हमारी जो जिस चीज को मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ, तो फर्स्ट थिंग अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव मैंने रखा है इसमें, इफ यू कैन सी, objective is to discuss what is meant by and why there should be ethical standards for research. This is first question which I would like to make you understand. आपको ये समझाना चाहूंगा आगे जाके। Second है to identify ethical issues in the research. कौन से ethical issue है जिसपे हमें पता होना चाहिए ये रिसर्च में ये वाले ethical issue है जो हमने डिस्कस करने हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव मैंने रखा है ये to explain the consequences of undertaking unethical approach to conduct research. ये बातें मैं अकेली सोशल साइंसेस के रिसर्च के बारे में नहीं कर रहा, ये जनरल, चाहे वो साइंसेस में है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में है, चाहे मेडिकल साइंस में है, किसी फील्ड में ये जो सर्च हो रही है उसमें ये इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको वी शुड एड्रेस। एंड उसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव मैंने रखा है टू एक्सप्लेन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुपरवाइजर oblique mentor with regard to ethics in research. Hopefully you are getting me what I am speaking. आपको आ रहा है ना मेरी आवाज? थोड़ा कोई ना कोई रिस्पॉन्स देते रहिए, क्योंकि नहीं तो ये हाँ जी ओके आ रही है, बहुत सही आ रही है आवाज। थैंक यू। अगला ऑब्जेक्टिव जो है उसके बाद टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्लेगरिज्म इन रिसर्च एंड टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लेगरिज्म टूल्स इन रिसर्च। ये इन्हीं चीजों पे मैं बात करूंगा, बिकॉज इससे पहले क्योंकि वर्कशॉप ऑलरेडी 7th डे है, तो 6 दिनों में पहले 6 दिनों में रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस पे बहुत हो चुकी होगी बात। तो मैं आना चाहता हूँ बेसिकली
एंड पे कि हम कहाँ पर फंस जाते हैं, कैसे गलत रिसर्च कई बार हो जाती है और उस रिसर्च की वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो मैं उसके बारे में ये बताना चाहूंगा, पार्ट एंड वाई पार्ट जो पहला मेरा ऑब्जेक्टिव था, जो मैंने कहा था इसी पे जाके ये फर्स्ट रिएक्शन टू डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय एंड व्हाई देयर शुड बी एथिकल स्टैंडर्ड इन द रिसर्च। तो इस पे मैं बात अगर करनी हो तो उस पे मैं पहला जो क्वेश्चन जो मैं एड्रेस करना चाहूंगा, to ensure accuracy of scientific research. This is the first question, accuracy. Accuracy कैसे आएगी उसके बारे में अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। And it involves the application of fundamental ethical principles of planning, conducting and publishing of research. अब देखिए सिंपल सी बात है, when we do research, we all of us, we do research with an objective. हमारा एक जिंदगी का एक कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई हमारा जिसको निशाना होता है, जिसको हमने अचीव करना होता है, उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। तो वो निशाना कैसे बदलता है? वो निशाना जब आप पीएचडी की रिसर्च कर रहे हैं, अभी रिसर्च कर लो, आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है पीएचडी की डिग्री लेना, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जनरली यही सिखाया जाता है पीएचडी की डिग्री ले लो। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि पीएचडी में आप ट्रेनिंग लो हाउ टू डू रिसर्च, दिस इज द बेसिक थिंग। देन अगर वो हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव ये कंप्लीट हो गया, देन हम ये जो मैं कह रहा हूँ टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, इसकी तरफ चले जाएंगे। ये दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए हमें प्लानिंग कैसे करनी है। देखिए सिंपल से है, जब हम एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो एथिकल प्रिंसिपल हमारे जितनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे इंस्टीट्यूशन जिसमें हम काम करते हैं वो है। इफ दैट इज इम्पोर्टेंट देयर, देन देयर आर थ्री थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। दैट वन इज प्लानिंग, वी नीड टू प्लान आवरसेल्फ कि हमने ये रिसर्च कैसे करनी है। प्लानिंग में क्या बात आते हैं, ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए जो हमारे रीच में हो। कई बार हम ऐसे ऑब्जेक्टिव रिसर्च में रख लेते हैं जो अचीव ही नहीं कर सकते। उसके बाद कई बार ऑब्जेक्टिव अच्छे होते हैं लेकिन उसके लिए हमारे पास फंडिंग नहीं होती है। तो फंडिंग नहीं है तो वो चीज, मैंने लिमिटेशन की बात की थी, तो फंडिंग इज वन लिमिटेशन। कई बार रिसर्चर बहुत अच्छा है, उसको नॉलेज है, लेकिन वो रिसर्च करना चाहता है, उसके पास लिमिटेशन है। बट फाइनेंशियल लिमिटेशन इज नॉट द ओनली लिमिटेशन। फाइनेंशियल लिमिटेशन जिसमें पैसे की कमी रिसर्च के लिए अकेली नहीं है, उसके अलावा ये भी कमी है। फॉर एग्जांपल मैंने चाइना पे रिसर्च करनी है, तो चाइना पे अगर मैंने रिसर्च करनी है तो मुझे उसके लिए मैंड्रिन, जो कि उनकी भाषा है, चाइनीज भाषा है, वो सीखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ मैं दूसरा कहूँगा और चीज, अगर मैंने नेपाल पे रिसर्च करनी है तो मुझे लगेगा मैंने नेपाल पे रिसर्च करनी है तो मैं गोरखपुर से किसी को इन्वॉल्व करना चाहूंगा, क्योंकि पीपल लिविंग इन गोरखपुर उनको ज्यादा पता है नेपाल के बारे में, क्योंकि वो दे आर इन द प्रॉक्सिमिटी, ठीक है ना। मैं पंजाब में बैठा हूँ, मैं रिसर्च यहाँ से करूंगा, नेपाल पे मेरे पास उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी, बिकॉज ना मैं उनकी भाषा समझता हूँ, लैंग्वेज नहीं समझता, ना मैं उनका कल्चर का पता है, ना उनकी एथनिसिटी का पता है, ना उनके कस्टम्स का पता है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमें कोई भी ऐसा आइडिया रिसर्च में नहीं लेके आना चाहिए जो आइडिया हमें आउट ऑफ द उसमें ले जाए, जो हमारा कंफर्ट जोन से बाहर है। लेकिन कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं है कि मैंने रिसर्च अगर मैं गोरखपुर में बैठा हूँ तो मैंने नेपाल पे करनी है, अगर मैं पंजाब में बैठा है तो मैंने पाकिस्तान पे करनी है। तो लिमिटेशंस को कैसे आउटकम करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ सेकंड थिंग, हाउ टू कंडक्ट रिसर्च। नाउ कंडक्टिंग रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एथिक्स आर कंसर्न्ड। उसमें कंडक्ट में क्या होता है, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा की टेबुलेशन करते हैं। अब वो डाटा जो है उसमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है, उसमें निष्पक्षता बहुत जरूरी है। अगर डाटा हमें पहले जो हमारे मन में है, परसेप्शन, हम बोलते हैं परसेप्शन, मन में जो भाव है उसको अगर प्रकट करने के लिए हमने रिसर्च करनी है तो नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हम लिटरेचर करें, पोइट्री करें, लिटरेचर लिखें, नॉवल लिखें, स्टोरीज लिखें, बड़े और तरीके हैं अपनी परसेप्शंस को, जो अपने भाव है उनको प्रकट करने के लिए। लेकिन जो रिसर्च है, रिसर्च में एक ही चीज है, रिसर्च एम्पिरिकल होती है, वो किसी डाटा के बेस पे होती है, उसके लिए कुछ एविडेंस चाहिए होता है। तो एविडेंस जैसे आप कई बार आपको लगता होगा कि कोई जजमेंट्स आ जाती हैं तो जजमेंट्स में जज बोलता है भी मैं गवाहों और सबूतों के आधार पे फैसला देता हूँ। तो हमारी रिसर्च भी
गवाहों और सबूतों के आधार पे होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए हम कैसे सोचते हैं, जज को कैसे लगता है कि कौन गुनाहगार है कौन नहीं है, ऐसी रिसर्च नहीं करनी चाहिए हमें। ये दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एथिक्स। थर्ड थिंग है उसकी पब्लिशिंग करनी है। आजकल ये एपीआई स्कोर आ गया, चाहे वो रिक्रूटमेंट होनी हो चाहे प्रमोशन होनी है, इसके चक्कर में सभी होड़ में लग गए और पीपल आर पब्लिशिंग एंड पब्लिशिंग। उसमें क्या हो रहा है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके लिए मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, जो रिसर्च है स्पेशली टू द यंग स्कॉलर्स जो अभी रिसर्च कर रहे हैं पीएचडी की, उनको ये बता दूं, जिसने मन लगा के, जिसने एक्यूरेट रिसर्च की, जिसने प्लानिंग से रिसर्च की, जिसने एथिकल वैल्यूज को इन्वॉल्व करके रिसर्च की, जिसको पता है मेरी लिमिटेशन क्या है, उसको उस पे रिसर्च की, तो मैं आपको बता दूं उसको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। आई विल गिव यू वन एग्जांपल एंड यू कैन वेरीफाई दिस एग्जांपल फ्रॉम मी, फ्रॉम एनीवन। देयर इज वन प्रोफेसर इन पंजाब यूनिवर्सिटी, ही इज प्रोफेसर रौनकी राम। Professor Ronki Ram, he was there JNU से उन्होंने पढ़ाई की है। JNU से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक और चीज की, उन्होंने उसके बाद उपसाला जो स्वीडन में इंस्टीट्यूट है वहां से पीस रिसर्च की। लेकिन वो जब आए, उनकी जो ट्रेनिंग है इंटरनेशनल रिलेशंस की है, तो उनको टेक्निकली तो उनको इसमें काम करना चाहिए था इंटरनेशनल रिलेशंस पे, बट उन्होंने कहा जो पंजाबी में मेरी जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है, मुझे पंजाबी सोसाइटी का बहुत पता है। उन्होंने पंजाबी सोसाइटी पे काम करना शुरू कर दिया। आज की डेट में वो दुनिया की 15-20 यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। आधी जिंदगी वो चक्कर लगाते दुनिया में घूमते रहते हैं, ठीक है। उन्होंने उनकी लैंग्वेज पे इतनी प्रोफिशिएंसी नहीं थी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में इतनी महारत नहीं थी, लेकिन उनकी पंजाबी बाकी लैंग्वेज में थी। उन्होंने उस बेसिस पे ही उन्होंने दुनिया का चक्कर लगाया और उसी बेसिस पे आज वो इंडिया के जो टॉप सोशल साइंटिस्ट हैं वो हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ हाउ दिस रिसर्च विल गिव यू आइडेंटिटी, ठीक है। दिस इज सेकंड थिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट एथिकल इश्यूज और गाइडिंग प्रिंसिपल इन रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट उसका प्रिंसिपल है ऑटोनॉमी एंड रिस्पेक्ट। ऑटोनॉमी एंड रिस्पेक्ट का मतलब जो रिसर्च है, रिसर्चर को पहले तो बायस नहीं होना चाहिए, उसके मन में किसी के लिए कोई पहले से ऐसा जो कहते हैं माइंड में परसेप्शन नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसके खिलाफ रिसर्च करनी है, इसके फेवर में करनी है। इंडिपेंडेंट रिसर्चर, दोज रिसर्चर हु आर इंडिपेंडेंट, दे विल बी एबल टू डू बेटर रिसर्च, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, रिस्पेक्ट। Respect mean when you are doing research, so there are certain subjects. कोई issue है, for example, मैं नागा इंस्टीट्यूट पे काम कर रहा हूँ, तो first of all we must understand कि नागा जो है, नागास हैं, they are distinct identity. One must respect them as an identity. Now I should come to know then what is the problem within that society that is causing insurgency. Insurgency वहाँ पर क्यों है? तो ये चीजें बहुत है, important है। उसके बाद बेनिफिशियंसी क्या होगी? बेनिफिशियंसी होती है इसका फायदा क्या होगा? फायदा किसको होगा? आपकी सोसाइटी एंड नेशन। सोसाइटी एंड नेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। जो सोसाइटीज ने रिसर्च की है अपनी सोसाइटी एंड नेशन के लिए, वो सोसाइटीज आज की डेट में वर्ल्ड की लीडिंग सोसाइटीज है। मैं आपको बता देता हूँ, एज कंपेयर टू इंडिया, जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका साइज में, पॉपुलेशन में, रिसोर्सेज में दे आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी लिमिटेड, बट वो क्यों, मतलब दे कुड बिकम वर्ल्ड पावर, दे कुड कॉलोनाइज, उन्होंने दुनिया को कॉलोनाइज किया। ये हम ब्रिटिशर्स तो हमारे थे ना मास्टर्स, लेकिन डच भी हैं वहाँ पर, आप देखेंगे जो नीदर्स है, जो नीदरलैंड वाले हैं, उन्होंने भी किया, स्पेनिश ने भी किया। आज वो बेशक पावर नहीं है, लेकिन वो पावर बने, क्यों बने? क्योंकि उनकी सोसाइटी में जो लोग रिसर्च कर रहे थे, दे वर इनोवेटिव एंड दे वर थिंकिंग दैट दे आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी, दे आर वर्किंग फॉर द टू एनहांसमेंट ऑफ दिस सोसाइटी एज ए होल, एज ए नेशन। तो ये दूसरी चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमें जब भी रिसर्च करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसका क्या बेनिफिट होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग, जिस नेशन में मैं रहता हूँ कंट्री का, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका फायदा होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड है नॉन
किसी को हार्म करने के लिए नहीं होती। आजकल तो जैसे बायोलॉजिकल साइंस है, आपने फिल्म कोई भी देखते, फिल्म में भी लिखा होता ना किसी एनिमल को हार्म नहीं किया गया, पहले एक आता छोटी सी लाइन आती है, अभी इस फिल्म को बनाने में किसी एनिमल या व्यक्ति को हार्म नहीं किया गया। इसी तरह जो रिसर्च एथिक्स इन बायोलॉजिकल साइंसेस है, वहां पर वो कहते हैं किसी एनिमल को हार्म नहीं करना, आपने किसी बर्ड को हार्म नहीं करना। तो ये चीजें हमारी जो रिसर्च है, रिसर्च वी शुड कंडक्ट बट इट शुड नॉट हार्म एनीवन, इट शुड नॉट बी फॉर एग्जांपल हम रिसर्च करते हैं जिस एरिया में सोशल साइंस में है, तो हम बेसिकली इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, these areas, psychology, these areas we are dealing with. For example, somebody is doing research on psychology, उसका कोई सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट को अगर मान लो वो किसी मेंटली रिटार्डेड बच्चों पे काम कर रहा है, जिस बच्चों का मंदबुद्धि है उन पे काम कर रहा है, वो उस पे काम करते, उन पे रिसर्च करते करते वो बच्चों को किस तरह नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग है जस्टिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जस्टिस बेसिकली अगर आप बीइंग रिसर्चर, क्योंकि अभी आप काफी मैच्योर हो सभी, तो आपको ये पता होना चाहिए जब जस्टिस की बात करते हो, जस्टिस की बात कहाँ से शुरू होती है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू होती है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वहां पर आपको पता है किंग लुइस था, उसका रूल था, तो वहां पर लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, तो लोग किंग के पास गए या क्वीन के पास गए, वो कहते हैं हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमें ब्रेड दो। कहती ब्रेड है ना, हमारे पास खाने को ब्रेड नहीं है, कहती ब्रेड नहीं है तो केक खाओ। इसका मतलब क्या है, क्वीन को पता ही नहीं है कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उसको ये नहीं पता जो लोग ब्रेड नहीं अफोर्ड करते वो केक कैसे खा सकते हैं। तो हमारी जो रिसर्च है, रिसर्च शुड बी एम फॉर, जैसे मैं कहता हूँ, मतलब कि जैसे मैं अभी शुरू से बात की कि मैं अगर पहली प्रोफिशिएंसी हमारी अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, अगर मेरी मातृभाषा में प्रोफिशिएंसी नहीं है तो दूसरी भाषा में कैसे प्रोफिशिएंसी करूंगा। तो अगर किसी बच्चे को हिंदी अच्छी नहीं आती, पंजाबी अच्छी नहीं आती, मराठी अच्छी नहीं आती, बांग्ला अच्छी नहीं आती, वो या कोई और लैंग्वेज जो हम भारत में बोलते हैं, कन्नड़ा नहीं आती, तो हम उसको दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं कह सकते। हमें पहले जस्टिस का पहला प्रिंसिपल है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट कंफर्टेबल है उसमें उसकी प्रोफिशिएंसी है जो वो बेस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिसर्च का जो एथिकल इशू है, दैट इज साइंटिफिक वैलिडिटी। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक वैलिडिटी? सॉरी, साइंटिफिक वैलिडिटी इज जो आपने जो रिसर्च की है, जिससे आपने जो मतलब उसको अगर आप प्रूव करना चाहो तो साइंटिफिकली आप प्रूव कर सके। कैसे प्रूव कर पाएंगे? अगर आपने डाटा जो है साइंटिफिकली कंडक्ट किया है। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल, अगर मैंने ये करनी हो, डाटा कलेक्ट करना हो कि पॉवर्टी का इंडेक्स क्या है इसमें गोरखपुर सिटी में, तो मैंने अगर क्या किया, मैं बस स्टैंड पे गया, या बस स्टैंड की बजाय मैं गोरखपुर एयरपोर्ट पे जाके अगर वहां पर पॉवर्टी का इंडेक्स लिखूंगा, तो वहां पर एयरपोर्ट पे तो वही लोग होते हैं जो जहाज से आते हैं। या किसी 5 स्टार में जाके मैं अगर डाटा इकट्ठा करूंगा तो वहां पर तो डाटा वही उसी का आएगा ना, जिसका जो वहां पर बहुत प्रोफिशिएंट है, जिसके पास पैसा है। तो अगर ये तो डाटा साइंटिफिकली वैलिड नहीं है, तो उसके लिए हमें टेक्निक लगानी पड़ती है। तो आप लोगों को पढ़ाई होगी बिग डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं उसमें। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग इज वन थिंग, बट उस रैंडम सैम्पलिंग में भी हम साइंटिफिक टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो साइंटिफिक कैसे होता है, उसमें हम रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग करते हैं। तो अगर रैंडम भी करना है तो ठीक है, एयरपोर्ट से भी डाटा लो, रेलवे स्टेशन से भी लो, बस स्टैंड से भी लो, या रिक्शा वाला से लो। तो ये इस तरह का डाटा है, वो आप बड़ी अच्छी मार्केट से भी लो, जो है बहुत डाउन टू मार्केट है वहां से भी लो। तो ऐसे अगर साइंटिफिक तरीके से डाटा कलेक्ट होगा तो उससे क्या होगा, साइंटिफिक डाटा की वैलिडिटी होगी। अगर उसी मेथड को अप्लाई करके कोई और सर्च करेगा तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑनेस्टी इज द ओनली थिंग। ये तो देखिए, इसके बारे में तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। एवरीवन ऑफ अस, चाहे वो जो आपके अध्यापक वहां पर है, जो साथ में है, जिन्होंने इनवाइट किया प्रोफेसर विनोद कुमार, वो कभी ये नहीं कहेंगे विनोद सिंह जी भी हम ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टी जो है, दैट इज किसी भी फील्ड में ऑनेस्टी जो है, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो रिसर्च में है, चाहे वो किसी और फील्ड में है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डूइंग रिसर्च, लिविंग ए लाइफ। तो ऑनेस्टी को तो आप एथिकल इश्यूज देखते हैं। एथिकल इशू को हम बोलते हैं जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है ना, जिनके बेसिस पे हम कहते हैं दिस इज गुड, दिस एंड दैट। सो नेक्स्ट जो है इसमें वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएथिकल रिसर्च। उसमें 3 है, सिचुएशनल एंड इंडिविजुअल। तो जब हम ये
तो क्योंकि हम वी आर रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए तो जो रिसर्च हम प्रोड्यूस करते हैं उस रिसर्च का ये होगा कि ये रिसर्च जो है उनके माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। अगर उनके माइंड को ये इन्फ्लुएंस करती है तो डेफिनेटली अगर अच्छी रिसर्च है, ऑनेस्ट रिसर्च है, वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगी। अगर हमने बायस रिसर्च की है जिसमें हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करके रिसर्च की है तो डेफिनेटली ये सोसाइटी का नुकसान करेगी, उसकी परसेप्शन जो है सोसाइटी के बारे में गलत बनाएगी। जैसे हमारे जनरली ये एक है परसेप्शन, जो इंग्लिश बोलता है वो पढ़ा लिखा है, जो हिंदी बोलता है वो पढ़ा लिखा नहीं है, हमारी एक परसेप्शन है ये बनाई हुई है। लेकिन आप देखिए हमारे इतने साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया है, वो क्या इंग्लिश बोलते थे? आप वर्ल्ड का जितना लिटरेचर निकालिए, जो नोबेल लॉरिएट हुए हैं उनका लिटरेचर जो है वो बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में, सभी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ है। तो वो किस लैंग्वेज में था? जहाँ आप कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ को पढ़ते हो, उसने अपना ऑन वॉर किसमें लिखा था? आपको ये पता होना चाहिए। उसने ऑन वॉर जर्मन में लिखा है, ठीक है, वो बाद में ट्रांसलेट होता है इंग्लिश में, इंग्लिश से हमारे पास आता है। सिमिलरली जैसे जो हम पढ़ाते हैं, मैकावली पढ़ाते हैं, तो मैकावली कैसे आया है हमारे पास? संजू पढ़ाते हैं, संजू चाइनीज में, संजू इंग्लिश तो नहीं जानते थे ना, लेकिन आइडिया इज मोर इम्पोर्टेंट देन लैंग्वेज। लैंग्वेज इज जस्ट एन एक्सप्रेशन, जैसे हम बोलते हैं ना, हमने अपने आपको एक्सप्रेस करते हैं। तो आप देखिए आजकल तो जो देख नहीं सकते उनके लिए भी लैंग्वेज बन गई है, जो बोल नहीं सकते उनके लिए भी लैंग्वेज बनी है ना, जो बोल नहीं सकते वो उनके लिए साइन लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज शुड नॉट बी ए बैरियर मेरे हिसाब से। दूसरा मैंने बोला है जो है इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन आप यूनिवर्सिटी से शुरू करिए। जो यूनिवर्सिटी आपको सर्च फंड कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से फंडिंग मिल रही है, जो नहीं मिल रही तो आपको वो फैसिलिटेट कर रही है। ये पीएचडी करने के लिए, डिग्री करने के लिए सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट आता है, फिर आपका यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी के बाद आपकी स्टेट आती है, फिर नेशन आता है। तो अगर आप इस तरह से आप अगर इसको लेके चलिए तो जितनी रिसर्च की क्वालिटी हाई होगी उतनी ही वो इंस्टीट्यूशन जो है, चाहे वो आपका डिपार्टमेंट है तो चाहे वो आपका और चीजें हैं, वो यूनिवर्सिटी है या स्टेट है या वो आपका नेशन है, उसमें आपको ये बता देता हूँ उसमें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर वो रिसर्च की क्वालिटी नहीं है तो नहीं होगी। हम जल्दी ये कहते हैं, एक आती है बात भी, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने भेजेंगे या कैम्ब्रिज में जाना चाहिए, क्यों है? क्योंकि उन्होंने इतने सालों में वो प्रतिष्ठा बनाई है यहाँ पे। तो मुझे जैसे मैं आपको, मेरे को सीखने को कोई वो नहीं है। मैंने नो सिंह से सुबह बात की, मैंने बोला मेरी हिंदी बहुत बुरा है, तो मैं तो अपने पंजाबी स्टाइल में हिंदी बोलूंगा। तो मैं आप टाइम में जब भी एटलीस्ट अगर मैं इंग्लिश बोल के यहाँ पर 1 घंटा अपना व्यतीत करके चला जाऊंगा, अगर आपको बात ही नहीं समझ आ रही तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो ये हो गया बिल्कुल ही जैसे एक गूंगा बहरे से बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो कम्युनिकेशन इज मस्ट, तो ये आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो इंडिविजुअल क्या नुकसान होता है अगर बुरी रिसर्च करते हो? तो इंडिविजुअली एक तो आप सारी जिंदगी अपनी रिसर्च छुपाओगे। मैं ये कह रहा हूँ आपको, जितनी अच्छी रिसर्च दुनिया में हुई है वो लोग बताते हैं, पब्लिश करके बताते हैं, लोग कहते हैं, किताबें देते हैं, लोगों को बताते हैं, अपने बायोडाटा में लिखते हैं मैंने ये पेपर पब्लिश किया है, अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। तो आपको बीइंग रिसर्चर, अगर आपके पास अच्छी रिसर्च आपने की है तो आपको डेफिनेटली, आपको ये बता दूं, आप जिंदगी में अपना जो होगा बताओगे कि मैंने ये रिसर्च की है, आपकी आइडेंटिटी बनेगी। दूसरी बात ये बता दूं, अच्छी रिसर्च बहुत कम हो रही है, ये बता दूं आपको, और जो कम हो रही है उसके बायर्स बहुत है, उनको नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ती कहीं, उनको इनवाइट किया जाता है। अभी वो एग्जांपल्स बहुत है, तो टाइम कम है तो एग्जांपल्स देते देते वो मैं इसको निकालना नहीं चाहता, तो वो मैं बताऊंगा बाद में कभी फिर मौका मिला। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट मैं स्लाइड पे जा रहा हूँ। तो रोल ऑफ सुपरवाइजर जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहली बात तो अगर रिसर्च सुपरवाइजर है उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है तो वो रिसर्च उसको करवानी नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। साइंटिफिक टेम्परामेंट वही है जो अभी तक मैंने बताया है, वो अनबायस्ड उसकी जो अप्रोच है, जो अप्रोच साइंटिफिक होनी चाहिए, उसको पता है डाटा कैसे कलेक्ट करना, उसको पता होना चाहिए जो स्टूडेंट है जिसको टॉपिक दे रहा है उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या कैसे कैसे वो सारी चीजें कर सकता है। तो इस तरह से वो
बहुत बढ़िया पोइट बन जाए, कल को हो सकता है बच्चा बहुत बढ़िया पेंटर बन जाए, लेकिन नहीं, आपने इंजीनियर बनना है, क्योंकि इंजीनियर बन के आपको जॉब अच्छी मिलनी है, इसलिए आप इंजीनियर बनो। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। इसी तरह कई बार कई टीचर है, उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता, वो अपने स्टूडेंट को प्रॉब्लम ऐसी दे देते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम, वो रिसर्च प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं होती, तो अल्टीमेटली ये डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो रिसर्च करता है या वो छोड़ के चला जाता है। तो ये रोल ऑफ सुपरवाइजर या मेंटर्स का ये रोल है, उसको पता होना चाहिए भी ये रिसर्च होने लायक भी है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ज्यादा है रिसर्चर्स। फिर उसका वो अनबायस्ड होना चाहिए, वो अनबायस्ड इन द सेंस कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, ये तीनों चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, ये हमारी सोसाइटी की दिक्कत है। तो इन तीनों चीजों से ऊपर होना चाहिए, उसको अनबायस्ड होना चाहिए। तो ये नहीं अभी माई स्टूडेंट और अदर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट इज द स्टूडेंट, देन ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल आल्सो। रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस ही शुड, he or she, I'm not talking about he only, he and she should be responsible for the welfare and well-being of the student also. At least he and she should know that being mentor and being supervisor, that what is in the interest of the student, and must adhere to ethical values. इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसमें सभी को पता है अभी ethical values क्या है। उसमें सभी टीचर्स को ethical values जो है, चाहे वो टीचर है, चाहे सुपरवाइजर है, चाहे मेंटर है, उनको ये ethical values है, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको adhere करना चाहिए। Now I am moving to next. Plagiarism क्या है, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। बेसिकली इट इज कॉपिंग डाटा, किसी का डाटा चुरा लेना, आइडिया, टेक्स्ट विदाउट एक्नॉलेजमेंट ऑफ सोर्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर उसके बाद सबमिटिंग, पब्लिशिंग द सेम पेपर टू द डिफरेंट जर्नल्स, ये होता है आमतौर पे, मैंने देखा है। ये मैं बहुत मतलब जो नाउंड रिसर्चर्स को जानता हूँ, हमारे फील्ड के हैं, उन्होंने एक ही सब्जेक्ट पे 7-7 पेपर छापे हुए हैं, तो बस थोड़ा सा बदल के कहीं इंट्रोडक्शन बदल दी, कहीं कुछ बदल दिया। ये आप लोगों ने नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन यूजीसी लेके आ रही है, जिस तरह से हर चीज जो है पब्लिक डोमेन में है, जैसे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अब सारा कुछ पब्लिक डोमेन में रखना शुरू कर दिया है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट तो ये नहीं करना चाहिए। नहीं तो अल्टीमेटली किसी दिन आप देखोगे ये जरूर आएगा कि हाँ फलाना टीचर या फलाना रिसर्चर उसने एक ही पेपर के साथ बना के छापे, सेम उसका बाकी सारा कंटेंट ठीक है, तो इसमें पब्लिक शेम होती है। तो पब्लिकली ह्यूमिलेट होने से अच्छा है आप काम ही मतलब कि ऐसा काम ही मत करो, कम कर लो, अगर 4 पेपर कम हो जाएंगे तब भी कोई फायदा नहीं, तो आपको छुपाना ना पड़े। मैं एक रिसर्चर को जानता हूँ, मतलब एक मैं आई नो वन ऑफ डिग्री, उसने आज तक अपने थीसिस की कॉपी नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि उसको पता है इसमें कुछ नहीं है, उसने ये चीजें होनी चाहिए। तो आपको अपना काम गर्व से दिखा सके, आप ऐसा काम करो, ये जरूर करना चाहिए। आपको गर्व होना चाहिए आपको अपने काम पे, ताकि लोगों को बताओ, आप अपनी फैमिली को बता सको, अपनी वाइफ को बता सको, अपने बच्चों को बता सको, अभी दिस इज द रिसर्च व्हिच आई हैव डन। तो इसकी मैं आपको बता रहा हूँ, एक अभी हो सकता है आपको नहीं लगे बीइंग अ यंग रिसर्चर, लेकिन व्हेन यू विल बिकम सीनियर, व्हेन यू विल बी सीनियर इन सोसाइटी, तो कब कोई बंदा पब्लिकली लेके आ जाता है आपके पास, आपने ये किया था, तो आपको ये कभी ये दुख लगेगा भी ये मैंने क्यों किया था। तो ये चीजें थोड़ी सी इसको अवॉइड करनी चाहिए प्लैगियरिज्म। उसके अलावा ये कई बार ये आम प्रथा है टू इंक्लूड ए कोलीग्स नेम एज एन ऑथर इन ए पेपर इन टू रिटर्न ए फेवर। उसने कोई काम भी नहीं किया होता आपके साथ, आप अपने काम में उस कोलीग को कोई फेवर देने के लिए, फेवर का रिटर्न करने के लिए उसका नाम डाल देना, ये भी पार्ट ऑफ प्लैगियरिज्म है, क्योंकि उसने वो काम किया नहीं है। कल को वो काम नहीं किया, कहीं वो इंटरव्यू देने जाता है, वो फंस गया, तो आपका नाम भी बदनाम करेगा, वो अपना तो करेगा ही करेगा। तो ये चीज से भी अवॉइड करना चाहिए। तो यंग रिसर्चर के लिए स्पेशली ये एक मेरी एडवाइस है। प्लैगियरिज्म फ्री रिसर्च क्या है? वो है दोस्त हु कंट्रीब्यूट टू इंटेलेक्चुअली शुड बी साइटेड एज ऑथर। जिन्होंने आपके साथ काम किया है, चाहे वो आपने कोई प्रोजेक्ट किया है या कोई 2 लोगों ने इकट्ठा काम किया है, अगर कोई डाटा इकट्ठा किया है, तो दे शुड बी साइटेड एज ऑथर। कोई फर्स्ट ऑथर भी सेकंड ऑथर हो जाएगा, थर्ड ऑथर हो जाएगा। तो इस तरह से ये दिस इज कॉल्ड प्लैगियरिज्म फ्री रिसर्च।
whenever somebody else's work is quoted, reference should be made to that original author. तो कई बार आता है हम किसी का वर्क कोट करते हैं तो हमने वो किताब ओरिजिनली पढ़ी नहीं होती. फॉर एग्जांपल मैंने क्विंसी राइट की किताब तो पढ़ी नहीं, जब मैंने क्लॉजेट्स पढ़ा नहीं है, मैंने तो किसी और की किताब से पढ़ा. तो जब मैं अपना लिख रहा हूँ थीसिस तो मैंने उसका लिखा, आप लिखते हैं अमराव सिंह कोटेड, इसको अमराव सिंह कोटेड संजू, अमराव सिंह कोटेड, ये नहीं होना चाहिए. आपको ओरिजिनल टेक्स्ट का पता होना चाहिए. आपको ओरिजिनली उसको कोट करके ये आप नीचे दे सकते हैं, यस इट वाज कोटेड इन अमराव सिंह स्मानावर. वो ऐसे हो सकता है. तो मैंने अपना नाम इसलिए लिया है क्योंकि आई डोंट वांट टू नेम एनीवन. तो इसका मतलब ये होता है भी टू अवॉइड कंट्रोवर्सी. उसके अलावा ये है दोस हु कंट्रीब्यूट इन अदर वेज मे बी एक्नॉलेज. हर पेपर के नीचे हर थीसिस से पहले एक एक्नॉलेजमेंट होती है, तो उनका एक्नॉलेजमेंट में उसका नाम होना चाहिए. इसी तरीके से उन्होंने बाय नेम होनी चाहिए ये एक्नॉलेजमेंट. अब जो जितने रोल ऑफ दिस प्लैगियरिज्म डिटेक्शन टूल्स इन रिसर्च, इनका रोल क्या है? बड़े बहुत ज्यादा आजकल टूल्स आ गए हैं जो यूजीसी रिकमेंड करती है, यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है. तो उनमें उन टूल्स का रोल क्या है? वो हम बेसिकली उनको पॉजिटिवली लेना चाहिए. पहली चीज तो वो टूल्स साइंस की रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी रिसर्च में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारी रिसर्च ज़्यादा लैंग्वेज बेस्ड होती है. तो उसमें थोड़ा सा फिर भी उनका हेल्प लेनी अच्छी इसलिए है टू हेल्प, दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिसर्च. तो जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है उसको इम्प्रूव कर देते हैं. क्यों, कैसे इम्प्रूव करते हैं? वो आपको बताते हैं. आपने जिन ऑथर्स का साइटेशन नहीं किया आप कीजिए, ठीक है. आपने ये आइडिया कहाँ से लिया है, ये ऑलरेडी आइडिया किस किसने दिया हुआ है. तो इस तरीके से ये वाला इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. उसके अलावा ये आपको कई बार हमारी इंटेंशन नहीं होती टू हेल्प इन डिटेक्टिंग द अनइंटेंशनल यूज ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू प्लैगियरिज्म इन रिसर्च. हमारा इंटेंशन नहीं होती. हमने कहीं से सुना होता है, कहीं से पढ़ा होता है, लेकिन हमारे माइंड में तो होता है, लेकिन हमें सोर्स नहीं पता होता. तो हम उसको अपने रिसर्च में यूज कर लेते हैं. तो ओरिजिनल आइडिया किसी और का होता है. तो वो मतलब कि उसके लिए ये इम्पोर्टेंट थिंग है रिसर्च में भी, वो आपको बता देता है. ये टूल भी आपने ये आइडिया वहां से लिया तो आपकी इंटेंशन नहीं थी, पूरी अनइंटेंशनल थी, लेकिन आपको उससे बचा दिया. आपने अनइंटेंशनल जो एरर करनी थी उससे बचा दिया. अच्छा, उसके अलावा ये दीज आर अवेलेबल एंड इट इज अ वेरी हैसल फ्री प्रोसीजर. सभी यूनिवर्सिटीज के पास आज की डेट में अवेलेबल है. अगर यूनिवर्सिटी पास में नहीं अवेलेबल, इंटरनेट पे इतने हैं अवेलेबल, आप वहां पर चेक कीजिए. एंड टू यंग स्कॉलर्स दिस इज माय हम्बल सबमिशन. देखिए, देश का विषय आपके हाथों में है, तो आप अच्छी रिसर्च करें ताकि अच्छी रिसर्च से अच्छी हमारे पास क्वालिटी लिटरेचर हो, ताकि दैट लिटरेचर कैन बी रिप्रेजेंटेड. एंड आपको पहली बात मैंने बोली है, लैंग्वेज डजंट मैटर. लैंग्वेज, जिस दिन लैंग्वेज आपका अच्छा होगा ना, जो गीतांजलि थी रविंद्रनाथ टैगोर की, उन्होंने वो बांग्ला में लिखी थी, अभी दुनिया भर की लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो गई है. तो आपका अच्छा वर्क होगा, चाहे वो हिंदी में हो, आपका वर्क ट्रांसलेट इंग्लिश में हो जाएगा, स्पेनिश में हो जाएगा, ठीक है. सिमिलरली लिटिल हार्ट ने इंग्लिश में लिखा, उसका वर्क रशियन में पब्लिश हुआ, जर्मन में पब्लिश हुआ. सिमिलरली जो था उसका जो जनरल रोमेल की बुक थी, वो जर्मन में पब्लिश थी, लेकिन अमेरिकन जर्नल जो पैटर्न है उसने पढ़ के अपनी लड़ाई जीती सेकंड वर्ल्ड वॉर में. तो आपको ये पता होना चाहिए, कभी भी आपका वर्क जो है अनर रिकॉग्नाइज नहीं जाएगा. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम वेस्ट. वेस्ट से लर्न करने की उन्होंने एकेडमिक ऑनेस्टी रखी है. उन्होंने ये जो जितना हमारा जो ट्रेडिशन आया है, जो लास्ट 100 to 100 ईयर में वहां से आया, तो हमें कुछ चीजें उनकी अच्छी सीख लेनी चाहिए. तो दैट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च व्हिच वी आर कंडक्टिंग इन आवर यूनिवर्सिटीज. नाउ लास्ट, मेरा ये लास्ट स्लाइड है, इसमें मैं जो आपको कहना चाहूंगा, रिसर्च शुड बी फ्री फ्रॉम रिसर्च मिसकंडक्ट, falsification, fabrication and plagiarism. इन चारों के मतलब बहुत सिंपल है. रिसर्च मिसकंडक्ट का मतलब डाटा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, जब रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट रिसर्च प्रॉब्लम डाटा जो आपने कलेक्ट किया है, दैट शुड नॉट बी कंडक्टेड इन ए बैड मैनर, जिसको बोलते हैं हमें इसको ऐसे गलत तरीके से नहीं करना चाहिए. फाल्सिफिकेशन, हम कई बार डाटा गलत इकट्ठा कर लेते हैं. गलत डाटा, मैंने आपको बताया था कि अगर हमने डाटा इकट्ठा किया कि
पॉवर्टी इंडेक्स देखना है तो आप 5 स्टार में जाके पॉवर्टी इंडेक्स नहीं देख सकते, ठीक है। फैब्रिकेट नहीं करना चाहिए। कई बहुत रिसर्च के केसेस हैं इंडिया में, वेस्ट में भी है, वहां पर फैब्रिकेशन हुई है रिसर्च की भी, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसके बारे में बताना, ये चीज बहुत ये एक्चुअली क्या है, दैट इज लाइक जेनोसाइड। जैसे हम जेनोसाइड करते हैं ना, बीज नाश, फैब्रिकेशन ऑफ डाटा इज वेरी इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं कर सकता जितना ये करता है, क्योंकि हम जब वो फैब्रिकेटेड डाटा प्रोड्यूस कर देते हैं वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, तो हमारी अगली जनरेशन भी वही पढ़ेगी, तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं जो की तो अगली जनरेशन पढ़ रही है, तो डेफिनेटली उसका नुकसान हमारी अगली जनरेशन को भी होगा, उससे अगली जनरेशन में भी होगा। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए, हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम प्लेगरिज्म। हमें चोरी वैसे हमारे तो धर्म ग्रंथों में बताया गया, हमारे वैल्यू सिस्टम, इंडियन जो कल्चर की वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है भी, हम चोरी नहीं करनी चाहिए, तो प्लेगरिज्म भी चोरी है, इससे बचना चाहिए। तो विद दीज वर्ड्स आई एम थैंकफुल टू once again to Professor Vinod Singh and Dr. Praveen Kumar Singh. Thank you very much for providing me this opportunity. Now I would like to answer if any question is there. Yes, sir. So yes, sir. Question is there. Please. Okay. Good afternoon to one and all present here, sir. Myself Sonal Dubey from MSc 4th semester. So first of all, I would like to say it was quite wonderful session. So sir, my question is, grammatically which tenses have to be used with every part of the research items in thesis writing? I'm not, I'm not getting you. What are you saying? Sir, question is, grammatically which tenses have to be used with every part of the research items in thesis writing? Every part of grammatically in which in which form, past, present, or future. You see one thing, when you do some experiment, for example, since you are MSc, which MSc physics? MSc defense, sir. MSc defense. Defense studies, which in fact when we are conducting such, we always used past perfect. Okay, sir. Thank you. Because we have already conducted the research, na. So when we are writing our synopsis, it will be in future tense. Okay, sir. And when we are writing, this is what I found. This is what I found. This is my, observation. This is what I observed. This is what I observed. Then it should be in past tense. It can't be in future or in present. Okay, sir. Thank you, sir. Anybody else? और किसी का कोई सवाल हो जैसा हो तो पूछ सकता है। Yes, sir. बोलिए. Sir, my question is, if it is found that sometime we published in any writing in myself, and when the some word of that writing is used in another writing, it is also kept in the plagiarism. So it is not my fault, but it is a technical matter because computer knows only language. In this case, what I will do, sir? Mr. Swartha Ray, you are doing research in what? Defense and strategic studies, sir. Defense and studies. So one situation of mine, you must have heard my this lecture very carefully. उसमें most of the important line I use that language doesn't matter. Language doesn't mean Hindi, Punjabi, English. Language means English to English also. So Yes, word can be same, but the idea should be distinct. Yes. There are only 9 tenses in grammar, so we can't make more than that. So वहाँ पर जब पर has होना has ही होगा, had होगा had ही होगा. So that is not plagiarism. Okay, sir. Sir, actually, the same thing it has happened with me because my research area in Bangladesh. So when I am using Bangladesh in several times, or Teen Biga or any type of name, that is also kept in the plagiarism. That's why I am confused. What I will do?
you see one thing, if you look at the software plagiarism tools, they don't, give you, they don't ask you from where this word you have taken. They ask about the sentence, complete sentence. If that sentence is a replication of what somebody else has already written, so what you can do, either you change the language or you can cite him. Person, he also, substantiate my point of view. Yes, okay, sir. Sorry, Thank you, sir. सभी को धन्यवाद। आज के इस पहले सत्र का उद्बोधन या करने में, जैसा भी हमारे विद्यार्थी सोनल दुबे ने कहा, वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर इन आवर वर्कशॉप। ये हमारे पूरे वर्कशॉप का कार्यशाला का ये कुछ सबसे बेहतरीन लेक्चरों में से एक सर का रहा। इसके लिए सर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। औपचारिक धन्यवाद और आभार ज्ञापन कीजिए। इस वर्कशॉप की को कन्वीनर हमारी सहयोगी डॉक्टर आरती यादव जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आभार ज्ञापन के लिए। डॉक्टर आरती यादव जी। हेलो, हाँ सर, मेरी आवाज? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, नमस्कार सर, मैं डॉक्टर आरती यादव, सहायक आचार्य रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग से। 1 वीक ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन रिसर्च मैथोलॉजी में सर ने अत्यंत महत्वपूर्ण शीर्षक रिसर्च एथिक्स एंड प्लेगरिज्म पर अपना व्याख्यान दिया। ये वर्कशॉप पीजी और रिसर्च स्कॉलर्स स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइज की गई है और ये विषय और इसका ज्ञान हमारे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। और सर ने बहुत ही सरल, सहज और रुचिपूर्ण भाषा में हमारे विद्यार्थियों को इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई। और सर की एक लाइन जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और मैं उसे स्वीकार करती हूँ और मुझे लगता है सभी सुधीजन उससे सहमत होंगे कि भाषा विचार अभिव्यक्ति की एक माध्यम है कि इस भाषा के आधार पे हम किसी व्यक्ति के ज्ञान है, उसके आईक्यू लेवल को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक भाषा जानता है इसलिए वो ज्यादा ज्ञानी है। भाषा सिर्फ और सिर्फ विचार अभिव्यक्ति का एक जरिया है जिससे हम अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं। साथ ही सर ने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय हमारी इस ऑनलाइन वर्कशॉप को प्रदान किया, जिसके लिए मैं अपने तरफ से, अपनी पूरी टीम के तरफ से और अपने पूरे विभाग की तरफ से सर को हृदय से धन्यवाद और आभार ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Very much. Thank you very much. रवीन सर, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? Thank you very much. जी सर, Thank you very much. वेलकम। बस धन्यवाद सर। हाँ जी, मेरी तो लैंग्वेज थोड़ी, मेरी हिंदी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मैंने आई ट्राइड पहली बार हिंदी में लेक्चर। बहुत अच्छा आपने हिंदी बोला सर। मैंने पहली बार हिंदी में लेक्चर दिया है। मैंने बहुत अच्छा बोला। हाँ जी।